नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पीएफआई की एक बड़ी साजिश जिसका प्लान उन्होंने तैयार कर रखा था, यह साजिश बेहद विस्फोटक थी। इस साजिश के कई कड़ियां हैं और इन कड़ियों की शुरुआत होती है पटना के फुलवारी शरीफ से, जहां 11 जुलाई को छापेमारी की गई पटना पुलिस की तरफ से और उसके बाद जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, इनके पास से पीएफआई का सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ पीएफआई के सदस्यों के लिए था, जिसमें पीएफआई के नापाक मंसूबों का जिक्र है, पीएफआई का सपना, पीएफआई का मकसद, पूरा प्लान, पूरा का पूरा रोड मैप, ब्लूप्रिंट इस खाके में तैयार किया गया। और आप भी जानिए और समझिए, क्योंकि पीएफआई के इस पूरे प्लान को हम एक्सपोज कर रहे हैं। तो इंडिया 2047, जिसमें 2047 में पीएफआई की तरफ से यह साजिश रची गई कि कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना है। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तीसरे पन्ने के ऊपर अगर आपकी नजर जाएगी तो यहां लिखा गया कि नापाक मंसूबे क्या क्या तय किए गए हैं। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना मकसद है। 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास राजनीतिक सत्ता हो जाएगी। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के तहत रोड मैप तैयार किया गया। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है, अगर आप अल्पसंख्यक भी हैं तब भी जीत आप हासिल कर सकते हैं, इसका जिक्र भी किया गया। 10% मुस्लिम पीएफआई के साथ अगर जुड़ जाएं और उसके सदस्य बन जाएं तो कायर बहुसंख्यकों को घुटनों के बल लाया जा सकता है, इस बात का जिक्र किया गया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीएफआई के हर लीडर के पास प्लान मौजूद है और मुस्लिम युवाओं को बताया जाना चाहिए कि किसी भी तरह इस्लामिक शासन स्थापित करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। वहीं 5वें पन्ने पर क्या कुछ इंगित है वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि विरोध करने वालों को खत्म करने की बात यहां लिखी गई। इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित एक नया संविधान घोषित किया जाएगा, जिसका जिक्र 5वें पन्ने पर किया गया। इसके बाद बाहरी ताकत को इसके साथ जोड़ा जाएगा, उसकी मदद ली जाएगी, यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ भी संपर्क स्थापित कर रखा था इन लोगों ने। जो भी खिलाफ होंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी उन्हें हटा दिया जाएगा, उन्हें अपने साथ नहीं रखा जाएगा। मुस्लिम युवाओं में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद का जिक्र कीजिए उनके सामने, मुस्लिमों की लिंचिंग का इस्तेमाल कीजिए और उन्हें कहीं ना कहीं इमोशनल तरीके से अपने झांसे में लाइए, ब्रेन वॉश कीजिए और इस इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ इनको अपने संगठन का हिस्सा बना लीजिए। तो पटना के फुलवारी शरीफ से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन यह सिरदर्द सिर्फ पटना के फुलवारी शरीफ तक नहीं है। इसका दर्द इसके साथ जुड़े लोगों की मंशा, इसका नेटवर्क बड़ा है और इसीलिए सीमांचल के उस इलाके में जहां पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या ज्यादा है, वैसे इलाकों में, बिहार के कई इलाकों में अब हड़कंप मचना शुरू हो गया है। पीएफआई के गढ़ कहे जाने वाले सीमांचल जिले की कटिहार की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। गिरफ्तारी यहां से भी पीएफआई के राज्य कमेटी से जुड़े प्रतिनिधियों ने सफाई रखी है अपनी तरफ से। और आपको ये बताते चलें कि पीएफआई, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिसके डॉक्यूमेंट बरामद किए गए और उस डॉक्यूमेंट के साथ तमाम दस्तावेजों के सामने आने के बाद जब प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम नदवी कटिहार से ही हैं। हालांकि वो कैमरे पर आए तो नहीं, लेकिन पीएफआई के राज्य कमेटी के प्रतिनिधियों ने 2046 और 47 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने से जुड़े मॉड्यूल को लेकर सवाल उठाया है। उसने लेकर जवाब रखा गया और पूरी बात को बेबुनियाद बता दिया गया।
ये बेबुनियाद बात है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो आज तक सिद्ध नहीं हो सके हैं और क़यामत तक सिद्ध होगा भी नहीं, क्योंकि वो गलत है, बेबुनियाद है। उसी तरीके से ये बात भी जो आप पूछ रहे हैं कि 2047 तक इसको इस्लामी राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बेबुनियाद है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हम इन बातों को सिरे से खारिज करते हैं। लोग पकड़े गए, वो लोग के पास जो पुलिस एविडेंस है वो सब आ चुका है, अब कैसे सफाई? पुलिस एविडेंस ये दे रही है, वो बेबुनियादी तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, जबकि अतहर हुसैन साहब भी और जलालुद्दीन साहब भी, दोनों में से कोई भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं हैं। तो पुलिस की तरफ से आरोपी बनाए गए शमीम अख्तर, जिसका ताल्लुक नालंदा जिले से है, ये नालंदा जिले का रहने वाला भी और विधायक को लेकर चुनाव भी ये लड़ चुका है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सोहराय क्षेत्र में ये शख्स काफी एक्टिव है। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक का चुनाव भी लड़ चुका है और हाल ही में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उनके शहर में प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। शमीम एसटीपीआई का बिहार झारखंड में काम संभालता है, कई सालों से वो बिहार शरीफ में सक्रिय रहा है और फिलहाल पुलिस शमीम की तलाश भी कर रही है। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैसे गुफा का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस गुफा में हथियारों के जखीरे को छिपा कर रखा गया था, जिसकी जानकारी पुलिस को गुप्त तौर पर मिली। इसके बाद कार्रवाई की गई है और बड़ी एक सफलता पुलिस के हाथ लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त स्टील ट्रंक में रखे गए विस्फोटकों के जखीरे को बरामद किया गया है। पुलिस ने मदनपुर के मुरगाडी पहाड़ पर कार्रवाई की और छिपाकर रखे गए इस हथियार के जखीरे को बरामद कर लिया। एसपी ने कहा है कि स्टील ट्रंक, जिसमें 270 पीस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 21 पीस प्रेशर आईडी सहित कई विस्फोटक यहां से जब्त किए गए हैं। और अब बात एक ऐसे फरमान की जिस फरमान ने शिक्षा विभाग में और शिक्षकों के अंदर नाराजगी को पैदा कर दिया है। वैशाली के डीईओ साहब की तरफ से फरमान दिया गया कि जो शिक्षक स्कूल परिसर में पहुंचे, बच्चों को पढ़ाएं, उनका एक ड्रेस कोड और एक फॉर्मल ड्रेस कोड को फॉलो किया जाना अनिवार्य है। जैसे ही ये फरमान सामने आया, शिक्षकों की तरफ से खुलकर इसका विरोध किया जा रहा है। शिक्षक विरोध करते हुए अब सड़कों पर भी उतर आए। फरमान शिक्षकों के ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ है और कहा गया कि स्कूलों में शिक्षक इसी ड्रेस कोड में पहुंचने चाहिए, लेकिन डीईओ के इस आदेश को अब शिक्षक मानने को तैयार नहीं है और नाराज शिक्षकों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। लखीसराय डीएम ने कुर्ता पायजामा पहनने वाले शिक्षक को जलील किया। अब वैशाली डीओ ने भी शिक्षकों के लिए फरमान जारी कर दिया है कि अब गुरुजी कुर्ता पायजामा और जींस टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं। देख सकते हैं कि वैशाली डीओ के फरमान के बाद जो शिक्षक हैं वो नाराज हो गए हैं, तो शिक्षक संघ ने भी अल्टीमेटम दिया है कि पत्र वापस नहीं करने पर पूरे बिहार में आंदोलन होगा। इस वक्त हम राजधानी पटना के मुरादपुर राजकीय मध्य विद्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो विरोध जता रहे हैं कि वैशाली डीओ ने गलत पत्र जारी किया है और ये फरमान मंजूर नहीं है। तो हम बात करते हैं, क्या लग रहा है कि ये कुर्ता पायजामा और जींस टी शर्ट जो है अब तो नहीं पहनेंगे आप लोग? कुर्ता पाजामा और जींस टी शर्ट का जहाँ तक बात है, तो कुर्ता पाजामा या धोती कुर्ता ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है और हमारे दादा परदादा युग से जब से शिक्षा की बात हुई होगी, अभी गुरु पूर्णिमा पार हुआ है, जितने गुरुजी लोग हुआ करते थे जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते रहे हैं, सभी धोती कुर्ता में ही आया करते थे
और हम समझते हैं कि जो फरमान जारी करने वाले हैं इनके भी गुरुजी जो इनको पढ़ाए होंगे वो धोती कुर्ता में ही पढ़ाए होंगे। ये फॉर्मल जो शर्ट पैंट पहन के आने का जो आदेश जारी हुआ है, तो क्या लग रहा है शिष्टाचार बढ़ेगा इससे? अब तक हम लोग यही देखते आ रहे हैं बचपन से लेके आज तक कि हमारे गुरुजी जो भी हमको शिक्षा दिए हैं आज तक, जिनके शिक्षा से आज हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमारे शिक्षा से आज कोई डीएम बना है, हमारे शिक्षा से आज कोई डीओ बना है, हमारे ही शिक्षा से आज पदाधिकारी आज डीएम डीओ पीएम सारे लोग बन करके इस कुर्सी पर विराजमान हैं। जो आज के डेट में उन्होंने हमारे इस शिक्षकों की बेइज्जती जो हुई है कुर्ता पैजामा के ड्रेस के कारण, वो क्या ये उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। पैजामा पहनना छोड़ देंगे आप लोग? कुर्ता पैजामा पहनना कैसे छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि हमारे पिताजी लोग भी शिक्षक थे और वो कुर्ता पैजामा में ही और शर्ट को धोती कुर्ता में ही विद्यालय जाते थे। बिल्कुल, अब तो कार्रवाई का भी डर होगा ना कि अब कुर्ता पैजामा पहनेंगे, जींस टी शर्ट पहनेंगे कलरफुल, अब स्कूल आएंगे तो गुरुजी पर कार्रवाई भी हो सकती है। निश्चित रूप से जब पदाधिकारी कोई फरमान जारी करता है तो संशय की स्थिति तो पैदा होती है, लेकिन इन पदाधिकारी को तो सोचना चाहिए कि जिस शिक्षक के बलबूते जो सामाजिक परिवर्तन लाता है, जो संस्कार और संस्कृति पैदा करता है समाज में, और एक महान से महाविभूति को मैंने विद्वता के आधार पर कुर्सी पर बैठाता है, आज उन्हीं शिक्षकों को नसीहत देने के लिए ये तुगलकी फरमान जो जारी किए हैं, ये घोर अन्याय है। सवाल उठ रहा है और शिक्षक संघ ने अल्टीमेटम भी दिया है कि डीईओ अगर अपना आदेश वापस नहीं लेते हैं तो पूरे बिहार के शिक्षक जो है कड़ा आंदोलन भी करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये विरोध सिर्फ शिक्षकों की तरफ से नहीं, अब शिक्षक संघ जो है, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ, उनकी तरफ से भी इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। उनका कहना है कि शिक्षकों को क्या वेशभूषा पहननी चाहिए और जिस कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता को लेकर अब आपत्ति जाहिर की जा रही है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है और ऐसे में इसे लेकर के आपत्ति खड़ी करना उचित नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों के लिए जो नया ड्रेस कोड लागू करने का आदेश जारी किया है, बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, भारतीय संस्कृति परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। बिना विभाग के अनुमति के किसी तरह का ड्रेस कोड लागू करना उनकी तुगलकी फरमान प्रतीत होती है। तो शिक्षकों को जो ड्रेस कोड इस वक्त दिया गया है, जिस पर इतनी आपत्ति हो रही है, जिस पर हो हंगामा हो रहा है और नाराजगी जाहिर की जा रही है, वो क्या है जरा वो भी जान लीजिए। स्कूलों में फॉर्मल पैंट शर्ट पहनकर आने को कहा गया है। पढ़ाने के दौरान सौम्य कपड़े आप पहने। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ये ड्रेस कोड जिसे अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में अगर शिक्षक पढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं तो जींस नहीं पहनकर आ सकते हैं, टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकते हैं, कपड़े ऐसे हों जो सौम्य हों, फॉर्मल ड्रेस पहनना होगा। कुर्ता पायजामा या जींस टी शर्ट पहनकर अगर आप आ गए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने शिक्षकों के लिए जैसे ही ये निर्देश दिया है, उस पर अब खुलकर आपत्ति जाहिर की जा रही है। तो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। इसका मतलब यह है कि शराब पीना और बेचना दोनों ही कानूनन अपराध भी है और इसे नहीं मानने वालों के लिए कड़ा प्रावधान भी है। लेकिन खुले कानून की धज्जियां खुद पुलिसकर्मी उड़ा रहे हैं, कानून के रखवाले उड़ा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में मद्य निषेध विभाग ऑफिस के बाहर ही पुलिसकर्मी नशे में धुत नजर आया। विकास भवन में लगी आग के दौरान जैसे ही मीडिया कर्मी स्थल पर पहुंचते हैं, नशे में धुत पुलिस वाला यहां पर पहुंचा और इस दौरान जैसे ही मीडिया के लोगों ने नशे की हालत में जब पुलिसकर्मी को देखा है तो पुलिसकर्मी से पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन ये शख्स यहां से भागने लगा। शराबबंदी कानून के खुलेआम उल्लंघन की ये तस्वीरें उसी मद्य निषेध विभाग के सामने हैं जहां पर कानून बनाए जाते हैं, पालन करवाई जाती है और दारोमदार इन पुलिस वालों के ऊपर ही होता है। लेकिन अब इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
और बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पर एक कैदी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। शिकायत थी कि उसे पैर में दर्द है और इस वजह से अस्पताल में जब उसे लाया गया तो ये कैदी यहां से फरार हो चुका है। अब एक बार फिर से जद्दोजहद करिए इस कैदी को पकड़ने के लिए, और अब सुरक्षा में तैनात जो पुलिस वाले थे उन पुलिस वालों की कार्यशैली भी सवालों के दायरे में ही है। रोह थाना क्षेत्र के मकरार गांव की ये तस्वीर है, जहां पर विनय कुमार छोटी यादव हत्या के मामले में गिरफ्तार इस शख्स को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अब यह शख्स फरार हो चुका है। अक्टूबर 2020 में वो जेल गया और एक सप्ताह पहले पैर में दर्द की बात और इस शिकायत के साथ ये सदर अस्पताल में भर्ती हुआ था। बीती रात सदर अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को इस कैदी ने चकमा दिया और यहां से 9-2-11 हो गया। रात में करीब 1:30 बजे फरार हो गए। कैसे भाग गया? थाना के दरमियान में भागा, वहीं पर रखा हुआ है, क्या चीज का कागज चलता है। हाँ, हथकड़ी खोल के भाग गया। हथकड़ी खोल के भाग। एक तरफ सरकार महंगाई से निपटने के लिए खर्चे में कटौती की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी हों, अधिकारी हों या फिर सरकारी बाबू हों, कैसे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे इन संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकता था लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। बेवजह संसाधन और सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण है ये सचिवालय। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। सचिवालय में किस तरह से बिजली की बर्बादी हो रही है और सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है, ये तस्वीर आपको आज हम दिखाते हैं। सुबह के देख सकते हैं 7:25 हो रहे हैं, जबकि सचिवालय का एक तरह से कहिए अधिकारियों के आने का जो वक्त है 10 बजे है और जो कर्मचारी आते हैं 9:30 बजे आते हैं। लेकिन न्यूज 18 की टीम 7:25 पर पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे या फिर मद्य निषेध विभाग की बात करेंगे या तमाम विभाग की बात करेंगे। जहां जहां हमारी नजरें गई है, कैमरे की नजर से भी आप देखिए, हर जगह लाइट जल रही है और पंखे चल रहे हैं, कई जगह पर कंप्यूटर ऑन है। तो ये किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और जो ऊर्जा का खपत है किस तरह से किया जा रहा है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि जो लापरवाह अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं वो ऑफिस से चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि सचिवालय में लाइट बंद हुई कि नहीं, पंखा बंद हुआ कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है कि 24 घंटे कहिए कि यहाँ पर पंखा जो है ऑन रहता है। लाइट की बात करेंगे तो कमरे में भी देख सकते हैं सभी जगह लाइट जल रही है। और देखिए जरा तस्वीर आप कि अंदर किस तरह से अभी जो है पंखा ऑन है और सुबह का वक्त है। देखिए तस्वीर, ये एक विभाग का मामला नहीं है, बल्कि जिस विभाग में आप जाएंगे वहाँ पर कुर्सियाँ खाली है, एक भी कर्मी आपको अभी नहीं दिखेंगे। अधिकारी कितने बजे आते हैं? 8 बजे से। अधिकारी 8 बजे कहाँ आते हैं? मैंने ताला खोलने के लिए, हम लोग तो सफाई वाला चलाते हैं। अधिकारी कितने बजे आते हैं? 8। वो लोग तो जो साहब लोग हैं ना, हाँ। वो लोग 10 बजे। 10 बजे आते हैं हाँ, साहेब लोग। हाँ। तो साहेब लोग 10 बजे आते हैं तो पंखा क्यों नहीं बंद रहता है? अभी हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग तो आए हैं सर सफाई करने। पंखा चलने से बिजली खर्चा होता है ना? होता नहीं है सर, बिल तो लगता होगा। तब बताइए, एक दिन की बात है कि सब दिन की बात है? हम लोग आते हैं तो सर लाइट उट जला रहता है। बताइए पंखा और लाइट क्यों नहीं बंद है? सर हम लोग तो काम करने वाले हैं, तो केयरटेकर करने वाले हैं सब। कितने बजे आते हैं आप लोग? 7 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं सर। तो हमारा ये तस्वीर दिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही इरादा है कि आइंदा इस तरह की जो है तस्वीरें सामने नहीं आए, ताकि जो सरकार का राजस्व का जो चूना लग रहा है, चूना भी नहीं लगे और सवाल भी नहीं उठे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18। तो भाई ये सरकारी बाबू हैं, अब बिजली बिल भरना किसे है जो इसकी चिंता ये करेंगे। और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले इन बाबुओं को सिर्फ सुविधा तो चाहिए, लेकिन उन सुविधाओं के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्च आता है, और उस खर्च को बचाकर ये आने वाले भविष्य को भी बचा सकते हैं, उन तक बिजली पहुंचा सकते हैं, इसकी कोशिश इनकी तरफ से नहीं दिखती है। इस खबर को दिखाने के बाद शायद इनकी नींद जागे, खुले और उसके बाद ये एक बार फिर से अपनी ड्यूटी को समझ पाएं। रुक करेंगे दूसरी खबर का। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर किसान इस वक्त भीषण गर्मी की वजह से परेशान है और परेशानी के पीछे की वजह भी जानिए। बारिश नहीं हो रही है, सूखे की आशंका लोगों को डरा रही है, रोपनी नहीं हो पाई, पटवन नहीं हो पा रहा है।
और हालात ऐसे हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो सीधा असर उसका किसानों के आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, अनाज की उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा और आने वाले वक्त में ये सबके लिए परेशानी खड़ी करेगा। भीषण गर्मी के बीच सरकारी नलकूप भी काम नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये बंद पड़े हुए हैं। अब इनकी तरफ देखने की जहमत कौन उठाए? किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। तरफ मानसून के आगमन के साथ मानसून ने धोखा दे दिया। किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, धन रोपनी का समय है और ऐसे में लगभग बिहार के तमाम क्षेत्रों में सुखाड़ जैसे हालात बन चुके हैं। यही कमोबेश यही स्थिति है। किसान बेहाल हैं और स्थिति जो है वह जिस तरीके से नलकूपों की है वह सबसे ज्यादा खराब चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और कमोबेश स्थिति बिहार के तमाम ऐसे दूसरे जिलों में नजर आती है क्योंकि यहाँ भी बाढ़ से लोग परेशान जरूर हो जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई तो खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा। गोपालगंज की तस्वीर देख लीजिए जहां पर सुखाड़ की वजह से किसान परेशान हैं और तीसरा ये सप्ताह बीत रहा है जुलाई महीने का, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई। खेतों में दरार पड़ चुकी है, रोपनी नहीं हो रही है। खेतों में पहले जहां इस समय धान के बिचड़े उगाते थे वहां मिट्टी सूखी नजर आती है, दरारें नजर आती हैं। कई किसानों ने हालांकि नलकूप और पंपसेट के जरिए रोपनी तो कर ली, लेकिन मौसम की बेरुखी ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। किसानों को बस इंतजार है तो बारिश का, ताकि धान की खेती बेहतर तरीके से हो सके। शेखपुरा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काफ़ी उत्सुक दिख रही है। जिला प्रशासन भी मदद कर रहा है, मछुआरों को भी प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शेखपुरा में लगभग 450 ऐसे तालाब हैं जो सरकारी और गैर सरकारी तालाब जिसमें मत्स्य पालन का काम होता है। लेकिन जो जून और जुलाई का महीना चल रहा है, जून समाप्त हो चुका है, बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, जिसका प्रभाव मत्स्य पालकों पर भी पड़ रहा है। मत्स्य पालक भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि बारिश नहीं होने के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है इस व्यवसाय पर। ये व्यवसाय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बारिश अगर होती तो काम शुरू होता। इस बार बंदोबस्ती ईयर था, 1 जुलाई से बंदोबस्ती होना था, लेकिन 5 साल पूरने के बाद 30 जून को बंदोबस्ती समाप्त हो गई और पूरे जून महीने में मत्स्य पालक जो है कि अपने अपने तालाब को जो भी सूखा था उसको सुखा करके मछली निकाल लिया और अवधि विस्तार का चिट्ठी 30 जून को सरकार के द्वारा निर्गत हुआ। अब नतीजा है कि अब पानी का अभाव में किसान जो है कि अगला काम नहीं कर पा रहा है। परेशानी यही है कि तालाब में पानी बहुत कम है, जीरा का बिक्री नहीं है। मेरे पास जीरा है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। यही सब पानी के अभाव से व्यापार पर भी प्रभाव पड़ रहा है जी। ये पानी नहीं रहने का, बारिश का जो पानी नहीं आया है। दूसरा है कि कहीं बोरिंग की व्यवस्था खास करके जो सरकारी तालाब है उसमें नहीं किया गया है, जिसके कारण बीज भी बर्बाद हो रहे हैं, बीज भी मर रहा है पानी बिना पानी का, और कोई खरीदार भी नहीं आ रहे हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। मुजफ्फरपुर से आ रही है जहां पर बोलेरो और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ, जहां पर बोलेरो और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं। एसकेएमसीएच में फिलहाल घायलों को भर्ती कराया गया है बेहतर इलाज के लिए। 5 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से, जहां पर बोलेरो और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर में 6 लोग जख्मी हुए हैं और इन सभी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और अब बात श्रावण मास की। जी हां, भगवान भोलेनाथ का पावन महीना सावन शुरू हो चुका है गुरुवार से और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए कांवरियों का जत्था आपको कांवरिया पथ पर बड़ी संख्या में नजर आ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के इच्छुक ये कांवरिया व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं और इस वक्त तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से करने की व्यवस्था यहाँ पर जब कांवरिया पथ पर नजर आती है तो इसे लेकर कांवरिये खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक कांवर यात्रा रोक दी गई थी।
प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त किए हुए हैं और सावन माह में लाखों श्रद्धालु जो हैं वो भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण करने के लिए पहुंचते हैं, बाबा को जल अर्पण करते हैं और इस बार सावन में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।